तो अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, आज की। और चैप्टर नंबर 13 यानी कि यूनिट 13 अपनी चल रही थी हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं, बहुत सारे फ्यूल जो है वो आपके हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे। क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो। उसके बाद एल्केन शुरू किया था। एल्केन के अंदर पहला टॉपिक क्या आया था, होमोलोगस सीरीज। सेम सारे कंपाउंड होते हैं, सेम कैटेगरी कंपाउंड, बस कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेमिंग इसके अंदर काफी अच्छे तरीके से आपको बता रखी थी। और नेमिंग हमें किसी करनी है, सिर्फ एल्केन्स की नेमिंग करनी है। और एल्केन्स की नेमिंग करते हुए आपको एक ग्रुप आया होगा आपके सामने, एल्काइल ग्रुप्स, है ना। देखो एल्केन के अंदर क्या होता है, CN, एक सेकंड, CnH2n+2। और एल्काइल ग्रुप में क्या हो जाएगा चिरागी, CnH2n+1 हो जाएगा। मतलब कि एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे यहाँ पे और उसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब वो ग्रुप कहीं भी जुड़ सकता है, जैसे कि मान लो स्ट्रेट कार्बन चेन है मेरे पास 4 कार्बन की, और यहाँ पे एक मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मैं इसको मिथेन नहीं बोल के क्या बोल रहा हूँ, मिथाइल, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्या है, खाली। कैसे, देखो CH3 की एक वैलेंसी खाली है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, CH3 को लगा रखा है इस जगह पे, तो दिस इज द मिथाइल ग्रुप। ये पेरेंट कार्बन चेन है अपनी, कौन सी, ब्यूटेन की। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ चिराग बोलेगा, नाम बताओ। अब भी नहीं पता क्या, सुन लिया उसके बाद, मैंने सुन लिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो देखो यहाँ पे चिराग कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। देखो यहाँ पे, और मजे नहीं लिया करते, ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो सुनो, आगे क्या है, इसके अंदर आपको एल्काइल और एल्केन ग्रुप के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग कहाँ पे सीधा डायरेक्टली जंप करके जाएंगे, वो है प्रिपरेशंस। 3 मेथड थे। पहला मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। क्या करेंगे यहाँ पे, मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। कौन से मेटल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, निकल, पैलेडियम। ट्रिक भी बताई थी याद करने की, नहीं पढ़ोगे तो, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है भाई, ग्रुप नंबर आई थिंक 10 के मेंबर होते हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस प्रोवाइड करोगे, H2 गैस डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में, है ना। जितने भी डबल ट्रिपल हो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको H2 गैस सफिशिएंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कम प्रोवाइड करोगे तो फिर सारे डबल ट्रिपल में कन्वर्ट, मतलब सारे डबल ट्रिपल सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आ जाता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड मतलब होते क्या है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन, आर ग्रुप बोल देते हैं इसको, और हैलाइड मतलब एक्स। ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो RX बेसिकली कंपाउंड हो गया। अब RX में से आपको X को हटाना है और H को लगाना है, तो इसके लिए 2 मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक और सोडियम। सोडियम मेटल इस्तेमाल करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा रिएक्शन का, वुड रिएक्शन। और जिंक मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो कोई नाम नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, H2 गैस एंड डाइल्यूट एसिड, याद है आपको, है ना, डाइल्यूट एसिड ले रहे थे इसके अंदर। चलो अच्छा, फिर जिंक मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो जितने नंबर कार्बन के हैं उतने ही कार्बन के नंबर रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम वुड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपको याद होगा पिछली क्लासेस से। फिर हम किसके ऊपर आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। 2 मेथड है, दोनों के अंदर ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होगा। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके अंदर कोई बेस डाल दो। जैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे CH2COH, इसके अंदर अगर NaOH डाल दोगे तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। KOH डाल दोगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट। तो जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही प्रयोग करते हैं, मतलब H की जगह क्या लग जाएगा, Na या फिर K पॉजिटिव। क्लियर है। चलो, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर एक खास बात क्या थी कि भाई जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनसे जो एल्केन बनेगी उसके अंदर एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और कॉलवेज के अंदर क्या खास बात थी, जितने भी यहाँ पे कार्बन एटम्स होंगे उनमें से आपको एक कम, जैसे मान लो 4 कार्बन है और 4 कार्बन का हमने सॉल्ट लिया हुआ है, तो एक कार्बन क्या करना है आपको, कम, और बचे हुए कार्बन को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे।
क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोपाइल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, इस तरीके से कुछ देखना जरा। ये बन गया प्रोपाइल फ्री रेडिकल। और इस तरह का एक और प्रोपाइल फ्री रेडिकल आएगा आपका, दोनों ऐड हो जाएंगे और मिलके क्या बन जाएगा इससे, क्लियर, हेक्सेन। अच्छा, कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं टोटल कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में? करो आंसर, बता रखा ना कल। कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनते हैं? एक, दो, तीन, चार? चार। कौन से कौन से? देखो फटाफट। एक आपका क्या हो गया यहाँ पे, एल्केन, एक CO2, एक H2 गैस, और पानी के अंदर क्या बचेगा, NaOH। क्लियर। चलो मेथड आपको आता ही होगा, अब आज दोबारा से नहीं बताऊंगा। क्या बताऊं? ये देखो, सॉल्ट है, ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनेगा, एनायन किसके पास जाएगा, एनोड पे, और कैटायन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एनायन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा और एक फ्री रेडिकल आपका बन जाएगा। एक कार्बन CO2 का कम हो चुका है, बाकी बचे जितने भी कार्बन होंगे उनका फ्री रेडिकल बन जाएगा। बाद में फ्री रेडिकल जुड़ के एल्केन बना देंगे और CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। फिर H2O का, H2O कहाँ जाएगा, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, OH नेगेटिव और H का फ्री रेडिकल। H का फ्री रेडिकल क्या बना लेगा, H2 गैस। तो H2 गैस बनी, प्रोडक्ट बनेगा, CO2 गैस बनी, है ना, और NaOH। तो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्किप करा देती। और उसके बाद हम किस पे गए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है टोटल, नंबर बता दो जरा एक बार, देखते हैं कल का कितना आता है। और कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने टोटल इसकी? तो उसके बता रहे हो, पता ही मुझे, उसने बता दिया। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आई थी, जो बोलते चलो भाई। पहली सब्स्टिट्यूशन, दूसरी क्या हो जाएगी इसके अंदर, कंबशन रिएक्शन, नंबर 3 कंट्रोल ऑक्सीडेशन, नंबर 4 आइसोमेराइजेशन, फिर एरोमेटाइजेशन, फिर नंबर 6 रिएक्शन स्टीम, नंबर 7 पायरोलिसिस। इनको डिटेल में पढ़ना होता है, तो थोड़ा डिटेल में आज देख लेते हैं इन सबको। क्लियर है। देखो पायरोलिसिस के अंदर तो आपको मैं वैसे ही डिटेल में कल बता चुका, पीछे शुरू कर लेते हैं। नंबर 7 है पायरोलिसिस, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। पायरोलिसिस के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पायरोलिसिस में इसको इसका एक और नाम होता है क्रैकिंग। तो बेसिकली क्या होता है, हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हाई टेम्परेचर वगैरह देके जो बड़े कार्बन की चेन है उनको इसमें कन्वर्ट करेंगे, छोटी चेंज के अंदर कन्वर्ट करेंगे भी। ठीक है, नींद काफी आ रही है आज। चलो, कल रात घर थोड़ा लेट आया था मैं, तो अब चाय यहाँ पे है ना कि कॉल करके ऑर्डर करके मंगा लो। तो खैर देखो, एक काम करते हैं, इसको ना वाले से छोड़ो और हम फ्रंट से ही पढ़ते हैं। ठीक है, नींद आ गई पहले से देख के, दोबारा ढंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो नींद नहीं आएगी फिर। चलो देखो, सो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट नंबर से पढ़ लेते हैं एक बार इसको। फर्स्ट नंबर पे क्या आपको दिया होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नंबर नंबर अरे नंबर 1 से शुरू कर ले, देख लो यहाँ चुपचाप शोर करते रहोगे। देखो, देखो पहली रिएक्शन क्या दे रखी है इसकी, केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। क्या होता है भाई, कोई भी एक एटम को या फिर किसी भी ग्रुप को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, वहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, जब हम लोग एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म इज द हेलोजिनेशन यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या होगा, एक आपका एक्स एटम आएगा, दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो एक हेलोजन एटम जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा। अब इसके अंदर जरा ध्यान से आज देखना, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ रहे हैं। पहले इस पैराग्राफ में जो बातें लिखी हुई हैं पढ़ के जरा वेरीफाई करते हैं हमने सही पढ़ा है क्या। देखो, देखो इसमें है
वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। मतलब कि जो आपके एक्स एटम होते हैं उनसे एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन के अंदर रिप्लेस किए जा सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किए जा सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। सो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, हेलोजिनेशन। सिर्फ यही प्रोसेस नहीं होगी, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन भी हो सकते हैं। मतलब H को हटा करके, एल्केन के हाइड्रोजन को हटा करके हम कौन से ग्रुप लगा सकते हैं भाई, बताओ। X लगा सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन वो तो आपको दे रखा है, ठीक है। और हम लोग नाइट्रो ग्रुप, एनओ ग्रुप लगा सकते हैं, और आप सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H ग्रुप भी लगा सकते हैं। साइड में देता हूं एक बार X, ठीक है भाई। X, NO2 और SO3H ग्रुप सारे के सारे यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइयर टेम्परेचर, है ना, और द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब कि सनलाइट डाल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट डाल रहे हैं, फिर हाई टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन है। अब आपको याद होगा कि सारी कंडीशंस किसके लिए हुआ करती थी, होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए सारी कंडीशन हुआ करती थी। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, कोई भी बॉन्ड है उसके दो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर जो है टूट जाएंगे, ठीक है। चिराग जी बहुत खुश हो गए आप। देखो यहाँ पे क्लीवेज का मतलब होता है यहाँ पे कट करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो देखो अब यहाँ पे कट करेंगे हम लोग बॉन्ड को, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शंस, these reaction in which hydrogen atoms of alkanes are substituted are known as substitution reactions। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, स्टार मार्क कर सकते हो बुक के अंदर। अब इन रिएक्शंस को, जो चारों रिएक्शन दे रखे हैं, इनको ध्यान से देखो। पहली रिएक्शन के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे, Cl2 गैस डाली इन CH4, HNO की प्रेजेंस में एक क्लोरीन लग गया और H हट गया। तो जो जो आपके दो Cl2 थे ना, दो Cl2, वो सारे Cl2 ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, पहले इसके अंदर देखो क्या होगा, Cl2 ब्रेक होंगे। Cl2 ब्रेक होने से एक Cl तो लगेगा कार्बन के साथ और एक Cl लगेगा इस टूटे हुए हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो ये कंपाउंड है क्लोरोमीथेन, इसी के अंदर और Cl2 ऐड हो सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन लग जाएगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। फिर डाइक्लोरोमीथेन के अंदर और Cl लग सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और बस एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, उसको भी रिमूव किया जा सकता है। कार्बन टेट्रा कार्बन सॉरी यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका बन जाएगा, यानी कि टेट्रा क्लोरोमीथेन आपका बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो बारी बारी से हमने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज द हेलोजिनेशन, ठीक है। चलो अब ये जो हेलोजिनेशन की प्रोसेस आती है, ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल इथेन का भी दिया हुआ है। इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है चिराग जी, देखा, कितने हाइड्रोजन है, मुझे मत देखो, इथेन को देखो, फिर अपने मन में इथेन को सोचो। देखो भाई अगर हम इथेन के हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे, तीन और तीन कितना होता है, छह, ठीक है। चलो इसके अंदर छह हाइड्रोजन है आपके, तो छह में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन, तीन चार बार पूछी थी। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्या लग जाएगा वहां पे Cl, और क्या बन जाएगा उससे HCl, ठीक है भाई। H से निकल के HCl बन जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो ये भी सिंपली क्या है आपका, एक सेकंड भाई, एक सेकंड वेट करना। अब किस तरह से यहाँ पे रिप्लेस होने वाले हैं H एटम्स बाय द क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स, उसका मैकेनिज्म तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट की बातें हैं, और बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजन एटम आर F2 Cl2 Br2 और I2। मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है एल्केन का विद द X2, X2 कैन बी F2 Cl2 Br2 और I2, कोई से भी हो, उनका ये ऑर्डर दे रखा है। अब देखो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन की बात है, आगे जाके ना इनका एक और ऑर्डर आएगा जो HX का ऑर्डर आएगा। यहाँ पे किसका ऑर्डर है, X2 का, और आगे जाके कौन सा ऑर्डर आएगा, HX। HX क्या हो जाएंगे आपके HF, HCl, HBr, उनका ऑर्डर अलग होता है, इनका यहाँ पे ऑर्डर अलग होता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन मुझे भी बहुत पहले हुआ करती थी
जब मैं स्कूल के टाइम में था, और ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। Cl2 उससे कम रिएक्टिव है, Br2 उससे कम रिएक्टिव है, और I2 काफी कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम HI की बात करें ना, तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। HI काफी इजीली टूट जाएगा, उससे H पॉजिटिव और I नेगेटिव आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर आप HX की बात कर रहे हो, तो HI मोस्ट रिएक्टिव, I नेगेटिव आसानी से प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव इजीली प्रोवाइड करेगा, मोस्ट एसिडिक भी हो जाएगा बिकॉज H पॉजिटिव दे रहा है ना, क्योंकि एसिड क्या होते हैं H पॉजिटिव प्रोवाइड करने वाले। लेकिन F2Cl2 Br2 में कौन बहुत ज्यादा रिएक्टिव? F2। तो F2 के साथ हम लोग ये रिएक्शंस जनरली नहीं करते हैं। देखो लिखा हुआ है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एल्की। अच्छा ये भी एक, अगर देखो बुक है आपके पास, बुक लेके आ रहे हो तो आप इसको मार्क कर सकते हो, डबल स्टार लगा सकते हो। एक स्टार तो आपका इसके लिए हो जाएगा, F2Cl2 Br2 इनके ऑर्डर के लिए। और आगे अगर कोई एल्केन है आपके पास और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आपका ये वाला ऑर्डर रहने वाला है। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब कि कहने मतलब ये है, ध्यान से देखना एक बार कि देखो ये एल्केन दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, है ना, CH3, और बाकी यहाँ पे CH2, CH2 और CH3। देखो ये वाला जो कार्बन है आपका 3 डिग्री कार्बन नजर आ रहा है, तो इसका हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होगा। फिर आपको ये कार्बन नजर आएगा, ये वाला भी और ये वाला, दोनों कार्बन कैसे हैं? 2 डिग्री, इनका हाइड्रोजन की प्रायोरिटी नेक्स्ट रहेगी, और लास्ट में जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन की प्रायोरिटी रहेगी। सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनसे। एक तो इनका ऑर्डर हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे इनके ऑर्डर हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोनों के ऑर्डर को कंबाइन करके आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देखो आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रखा है आपको? अब देखो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो फ्लोरिनेशन इज टू वॉलेंट टू बी कंट्रोल्ड। अगर हम फ्लोरिनेशन करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आयोडीनेशन वेरी स्लो है। तो जनरली जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं, कौन सी? हेलोजिनेशन की प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशंस, हम लोग क्या करते हैं? Cl2 और Br2 को ही जनरली जो है यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे Cl2 मिलेगा, फिर आपको जनरली क्या मिलेगा? Br2। I2 क्यों नहीं मिलेगा? बहुत ही ज्यादा स्लो है। F2 क्यों नहीं मिलेगा? डेंजरस है, एक्सप्लोसिव है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। बातें क्लियर हुई? देखो कितना छोटा सा पैराग्राफ था, और हमें बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज चीजें जहां इंपॉर्टेंट होगी वहां पे आपको बताऊंगा। एक फैक्ट और बचा है, बहुत उसको ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है आयोडीनेशन काफी स्लो होती है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना भाई, ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, तो पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो आयोडीनेशन क्या होती है? काफी स्लो होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसको हम किस में कैरी आउट करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। अब आप कहोगे सर एक मिनट, आयोडीनेशन स्लो है इतना तो समझ में आ गया, उसको प्रेफर नहीं करते। अगर करना भी होगा तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं इसको एक बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 HNO3। देखो CH4I2 डाला, HNO भी इसके अंदर डालेंगे, लिखा नहीं हुआ बुक में पर हम लोग जानते हैं डालेंगे। डालने से क्या होगा? CH3 अगर HI बनेगा, है ना। अब HI क्या होता है? HI की वजह से यहाँ पे ना रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको HI को खत्म करना है, तो HI जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। देखो HI के अंदर H पॉजिटिव है और I क्या है? नेगेटिव, यानी कि I का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ध्यान से देखना, कितना आ गया? -1। लेकिन I2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। -1 से 0, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। I -1 से I0, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुन लो भाई प्लीज ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से HI जैसे ही बनेगा वो किस में कन्वर्ट होता रहेगा? I2 में, और हमें I2 तो चाहिए रिएक्शन करने के लिए, है ना। तो HI तो ज्यादा बचेगा नहीं रिएक्शन में, और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगी। तो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन करने के दौरान HI बनता है, और HI क्या करता है? इसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने की प्रोसेस बाद में बताऊंगा। रिवर्स कर देता है HI, तो आपको क्या करना है? इस HI को खत्म करते रहना, जैसे जैसे बनते रहेगा। तो HI खत्म करने के लिए हम क्या डालेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट कैन बी HiO3 और HNO3। इससे क्या होगा? HI खत्म होगा, I2 बन जाएगा, और I2 तो हमें चाहिए ही रिएक्शन करने के लिए।
तो फ्लोरिनेशन तो प्रीफर नहीं करेंगे। एक ना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बताता हूँ। जब हम फ्लोरिनेशन करते हैं ना तो N2 डाल देते हैं। N2 का मतलब एटमोस्फेयर, N2 गैस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब थोड़ी सी रिएक्शन स्लो हो जाती है, तब हम फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं। और क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तो बहुत ही आसानी से करवा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आयोडीन ऐड करवाना तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्सिबल की होती है HI की वजह से। आप HI को खत्म कर दो, कैसे खत्म करोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, दैट कैन बी HiO3 और HNO3। क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी हेलोजिनेशन की प्रोसेस है वो प्रोसीड किससे होती है? फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से। अब उसको अपने को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, डिटेल में हो नहीं पाएगा शायद, लेकिन हम इसको अब यहाँ पे देखेंगे। देखो सुनो, कोशिश करता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको बताने की। देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होगी सनलाइट से। जो मैकेनिज्म है ना इसका, मैकेनिज्म क्या है? देखो, रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर हमारा एग्जांपल क्या आ रहा है? हेलोजिनेशन। और एल्केन के अंदर जो हेलोजिनेशन होगी वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर पहला नंबर क्या आता है? इनिशिएशन। अब जरा इसको पढ़ते हैं, इनिशिएशन पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो, Cl2 गैस डाली थी। जो आपका एल्केन होता है ना, उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक है, वो बर्न तो हो सकता है, ऑक्सीडेशन तो हो सकती है, पर ना वैसे वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा? जो लाइट आएगी, सनलाइट या फिर यूवी लाइट, वो क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। कौन सी क्लीवेज होगी चिराग जी इसके अंदर? होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक? होमोलाइटिक क्लीवेज जाएगी इसके अंदर भाई। और होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से इसके अंदर क्या बन जाएंगे? क्लोरीन के फ्री रेडिकल। और बस, क्लोरीन के फ्री रेडिकल है तो ये रिएक्टिव होंगे। ये मतलब इनके अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है आपको? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके खुद का ही है, बट लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज से बना, इसलिए हमने इसको डॉट से दिखा दिया। ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल्स। क्लियर? अब ध्यान से देखना, जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल है ना, वो अटैक करेंगे किसके ऊपर? मीथेन पे। अगर इथेन होगा तो इथेन पे करेंगे, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन पे करेंगे। और साथ ही आपस में फिर से जुड़ भी सकते हैं, पर हम लोग मतलब मतलब ऐसे है कि भाई कोई भी किससे टकरा रहा है, ये बात हो रही है। तो जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल एल्केन से टकराएगा तो वो क्या करेगा? एल्केन का बना देगा फ्री रेडिकल और खुद H के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, CH4 दिया हुआ है आपको, है ना? इसमें जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल टकराएगा तो वो क्या कर सकता है? इस बॉन्ड को तोड़ करके, मान लो कोई भी बॉन्ड है, सारे बॉन्ड तो एक जैसे ही हैं, तो किसी एक बॉन्ड के अंदर वो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। ठीक है, एक फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, एक फ्री रेडिकल यहाँ बन गया। अब देखो, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, उसने मिथाइल फ्री रेडिकल बनवा दिया। देखो, CH3 फ्री रेडिकल, और एक H का फ्री रेडिकल बनवा दिया। अब क्लोरीन अगर H के साथ जुड़ेगा तो मिथाइल का फ्री रेडिकल बना रह जाएगा और HCl बन गया। या फिर अगर क्लोरीन इस CH3 के साथ जुड़ जाता तो H का फ्री रेडिकल बनता। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन H के साथ जुड़ना प्रेफर करता है, बिकॉज ये बॉन्ड मोर स्टेबल है। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन द क्लोरीन कार्बन बॉन्ड। दैट्स वाई एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बना रह गया और क्लोरीन ने H के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के HCl बना लिया। अब मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या करेगा? Cl2 के ऊपर अटैक करेगा और बना देगा Cl का फ्री रेडिकल। Cl का फ्री रेडिकल फिर से मिथेन के ऊपर अटैक करेगा और बना देगा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से Cl2 पे अटैक करेगा, बना देगा Cl का फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल फिर से मिथेन पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से Cl2 पे अटैक करेगा, Cl का फ्री रेडिकल। Cl अटैक करेगा मिथेन पे, मिथेन का फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा Cl2 पे, Cl का फ्री रेडिकल। इस तरह करके जो रिएक्शन है ये लगातार चलती रहेगी। मतलब ये स्टेप एक वेव की तरह प्रोपेगेट हो रहा है, इसका अटैक उस पे, उसका इस पे, इसका उस पे, उसके इसके। तो क्या क्या हो रहा है? वेव की तरह प्रोपेगेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेशन स्टेप। एक बार अगर सनलाइट की वजह से इनिशिएशन हो गई, चेन इनिशिएशन स्टेप एक बार स्टार्ट हो गया, फिर चेन प्रोपेगेट करती रहेगी, चेन प्रोपेगेशन स्टेप चलता रहेगा। और जब दो फ्री रेडिकल आपस में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल से नहीं टकरा रहे, लेकिन अगर फ्री रेडिकल से ही टकरा गए, जस्ट लाइक दिस, क्लोरीन का फ्री रेडिकल मान लो मिथेन से ना टकरा के आपस में क्लोरीन से ही टकरा गया वापस,
तो क्या बन जाएगी Cl2 गैस, चेन टर्मिनेट। एक मीथेन का फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल करा गया, चेन बन गई, कहानी खत्म, टर्मिनेट। तो ये क्या होता है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में सनलाइट ने क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनवाया था, बेसिस स्टेप इतना सही था। फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा और मीथेन क्या बना देगा, मीथेन का फ्री रेडिकल, मीथेन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा और क्लोरीन बना देगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा। तो यहाँ पे जहां पे चेन चल रही है वो क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और जहां पे दो फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप, देन चेन प्रोपेगेशन स्टेप, देन चेन, मतलब CIS, CPS और CTS। ठीक है, अभी बताओ क्या क्या हो जाएंगे धनुष। CTS, बात समझ में आ गई। कंबस्शन की ट्रिक और देख लो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बस खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड और कंबस्शन की ट्रिक और देख लो। देखो कंबस्शन की ट्रिक क्या है, मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, कौन सा, C2H6 इथेन। इथेन की आपको कंप्लीट कंबस्शन करनी है, तो देखो क्या ट्रिक लगाते हैं, जितने कार्बन उतने CO2, दो कार्बन दो CO2 लिख दिए, फिर जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, और बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो टोटल कितने हो गए, 7। यहाँ पे कितने हैं सिर्फ, तो क्या लगा दो, 7 बटा 2, बैलेंस एवरीथिंग। अच्छा, C3H8 लेके देखते हैं अब कितना हो जाएगा, प्लस O2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, जितने कार्बन, बोलो कहाँ पे 14 हूँ बताओ। नहीं 7/2 लिखा है ना, ठीक है। चलो इसका आंसर करो फटाफट से एक बार। जितने कार्बन, जितने कार्बन उतने क्या बनेंगे CO3, कितने CO3 बनेंगे यहाँ पे, 3 बन जाएंगे, CO2 यार सॉरी 3 CO2, जितने कार्बन उतने CO2, और जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, 4 H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, आंसर करो युग, कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे कितने सिर्फ, क्या लगा दें, ऐसे करके आपको रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलना है। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है भाई, चलो।